नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसका महज 4 से 5 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में तमाम उम्मीदवार से लेके जितने भी कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकने में लग चुके हैं। एक तरफ जो इस बार इमामगंज अगर हम विधानसभा की बात करें तो मुकाबला जो है दिन ब दिन इस मुकाबले में गहमागहमी बढ़ता जा रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है क्योंकि जन सुराज के आने से लोगों के पास एक अलग विकल्प बन गया है और एक वक्त में मुकाबला जो आमने सामने का होता था तो जन सुराज जो नई पार्टी जो आई है इससे मुकाबला जो है त्रिकोणीय बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे समय जो है आगे निकल रहा है वैसे वैसे जो है चुनाव का जो है सरगर्मी और तेज होती जा रही है। आज इसी मुद्दे पर खासचीत बात करेंगे बिहार अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमर खां, जो किसी जान और पहचान के मोहताज नहीं है। आप इनको देखे होंगे जब राहुल गांधी का जो पैदल यात्रा था उनमें इनका अहम भूमिका था और सबसे आगे चलते थे, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। आज हमारे साथ जो है आजाद कलम पर बातचीत करेंगे और आजाद कलम पहले ही आपको बता चुका है कि हर एक नए लोग से आपको रूबरू कराएगा और इनसे बिहार विधानसभा में जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव है उसको लेकर सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिहार के जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें 2 सीटें बेलागंज और इमामगंज, काफी गहमागहमी मचा हुआ है सर। एक तरफ जो है इमामगंज विधानसभा में रोशन मांझी है और दीपा मांझी जो कि मांझी की जो है पुतो है, जन सुराज के चंद्र पासवान है। तो ये तीनों में मुकाबला जो है बहुत ही त्रिकोणीय देखा जा रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। चुनाव तो आमने सामने की लड़ाई है जी। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें राजद के सिंबल पे रोशन मांझी जी जो यहीं के बेटा हैं, यहीं के लाल हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं और आम जनता के साथ बिस्कुट में हमेशा शरीक रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक जमात है एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन के आज के डेट में सबसे बड़े पुरयोद्धा जितन राम मांझी जी माननीय हैं। उन्होंने अपने पद के लिए, स्वार्थ के लिए अपने चाल और चरित्र दोनों को बदल लिया। और तीसरे जो है उन्हीं के घटक दल हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ही कहा था अपने वक्तव्य में, आपको याद होगा पत्रकार महोदय, कि अमित शाह जी के फोन के बाद हमने प्रशांत किशोर को अपने साथ रखा। तो आप समझ लीजिए इनको प्लान कहाँ से किया गया है कि हर हर मोदी घर घर मोदी वाले लोग हैं। तो ये जो डुमरिया और इमामगंज विधानसभा की जनता है ये बड़े शांति और प्रेम वाली जनता है, ये इनके उन्माद में नहीं आती है। एक तरफ ये डायरेक्ट जितन राम मांझी की बहू जो है संतोष मांझी की पत्नी लड़ रही है चुनाव। परिवारवाद और नेपोटिज्म का मिसाल है ये, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बोलते रहते हैं। और दूसरी तरफ एक गरीब परिवार का बच्चा लड़ रहा है तो यही इसी माटी का लाल है, रोशन मांझी, जिसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों का समर्थन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, माले हैं और तमाम वैसे वैचारिक लोग हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये चारों विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं इनका रिजल्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। देखिए, अभी जिस तरीके का इमामगंज का जो माहौल है और जो 2010 में जो रोशन मांझी चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों से हार गए थे, उससे कहीं ज्यादा इस मजबूत स्थिति में इस बार दिखाई दे रहे हैं। तो उनके ऊपर जो है विपक्ष जो है कलेम लगा रही है कि रोशन मांझी जो है नौसिखिया है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। दीपा मांझी कौन सी सीखी हुई है? रोशन मांझी तो पॉलिटिकल बंदा है, जिला परिषद का उपाध्यक्ष रह चुका है, 2 मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़ा है, पिछले 30-35 साल से राजनीति का उनको एक्सपीरियंस है। ये तो हाउसवाइफ थी दीपा मांझी। आपको पता है दीपा मांझी की मां बाराचट्टी से विधायक है, पति मंत्री है, ससुर मंत्री है। तो ये जो जितन राम मांझी जी की पार्टी है, ये हम उनके समाज के लोगों से कहते हैं, ये सिर्फ परिवार की पार्टी है। खुद रहेंगे, समधिन रहेंगी, बेटा रहेंगे, उनकी बहू रहेंगी। तो यहाँ के लोगों को समझना। और दूसरी एक बात ये है, ये जो आप बोल रहे हैं अभी, इनके पास धन की कमी नहीं है भाई, सत्ता में है ये लोग, दिल्ली की गद्दी में भी हैं और यहाँ भी भागीदार है, बिहार में भी। तो इनके पास तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अभी फैनफेयर चल रहा है पत्रकार महोदय। जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ के लोग, बिहार के लोग बड़े पॉलिटिकल लोग हैं। बिहार के लोग इस चीज को समझ रहे हैं
कि आज़ादी, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता इस राजपाट में चल रहा है। नीतीश कुमार जी को बिल्कुल ट्रैप कर लिया गया है और नफरत पैदा करने की सिर्फ कोशिश की जा रही है, जिसका दृश्य आपने अभी सीमांचल में देखा। तो लोग बिल्कुल, और ये जो मैंडेट है ना वो 2025 के जनरल इलेक्शन को तय करेगा। हम यहाँ के, आपके माध्यम से यहाँ के तमाम लोगों, खासकर नौजवानों से ये अपील करते हैं कि तुम्हारा मुद्दा होना चाहिए चुनाव में, तुम्हारा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, माँ बहन की सुरक्षा, कानून का राज। और ये जो घटक दल हैं जो लड़ रहे हैं, उनके जो मुखिया बैठे हैं आदरणीय मोदी जी, ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं, मुद्दा विहीन राजनीति। झारखंड में चुनाव हो रहा है, मैं झारखंड का प्रभारी हूँ, मैं झारखंड में था, मोदी जी की भी शब्दावली आप सुनिए। एक है आसाम का मुख्यमंत्री है, वो भी वही भाषा का प्रयोग कर रहा है, चुनाव आयोग मूर्धक्षक बन के बैठा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। हम यहाँ के आम जनमानस से यही विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आने वाली 13 तारीख को, अभी जो जहाँ लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा लूटा है, अकूट संपत्ति उनके पास है, नौजवान इधर उधर जा रहे हैं, मगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि 11 तारीख के बाद जब चुनाव प्रचार थमेगा, 12 तारीख को समाज के हर वर्ग के लोग बैठेंगे और विचार करेंगे, और जब विचार करेंगे ठंडे दिमाग से आपस में, तो उनको सिर्फ लगेगा कि नहीं, इंडिया गठबंधन के ही साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये दलित बैकवर्ड्स का एरिया है, ये सुदूर एरिया है अल्पसंख्यकों का। अभी आप पिछले 10-11 साल में जो एनडीए की सरकार है, आदरणीय मोदी जी की जो सरकार है, उनके नेतृत्व में, जिसमें यहाँ के जीतन राम मांझी जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अपने वस्त्र को भी चेंज कर दिया है उन्होंने। तो और जिस कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, उस कम्युनिटी पर तो तमाम तरह की प्रताड़ना और अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई कानून ही नहीं है, उनके ऊपर तो झूठा मुकदमा किया जाता है और बिना न्यायालय में गए हुए दूसरे दिन बुलडोजर से उनके घर को गिरा दिया जाता है। तो लोग देख रहे हैं, तमाम दलित बैकवर्ड्स इस चीज को देख रहे हैं कि हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, महंगाई वैसी है, अराजकता है। इसलिए मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि लोग रोशन मांझी जी को ललटेन जो चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर अपना बहुमूल्य वोट देंगे और अपार बहुमत से रोशन मांझी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। देखिए, एक तरफ जो है जीतन राम मांझी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है जो आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। भाई हम एक बात बताएं आपको, अगर जीतन राम मांझी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं तो सबसे पहले उसको गया रिजर्व सीट से इस्तीफा देना चाहिए। बोले कि नहीं, हम जनरल सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और जब ये बाई इलेक्शन हो रहा है इमामगंज विधानसभा में, तो किसी दूसरे गरीब परिवार के बच्चे को टिकट देना चाहिए था, अपनी बहू को टिकट ना देना चाहिए था, और ये नजीर कायम करना चाहिए था कि जीतन राम मांझी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमने कहा है आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो भैया चलो हम नहीं इसका लाभ लेंगे। देखिए, ये लोग ऐसे ही हैं, इनके इतिहास को पढ़िए, ये सिर्फ अपने पद और कुर्सी के लिए कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, यही करते, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये अंबेडकर की अगर विचारधारा के मानने वाले लोग होते और अगर दलितों के हित की बात करने वाले लोग होते, तो ऐसी शक्तियों से के साथ हाथ ना मिलाते अपने स्वार्थ में और कुर्सी के लिए, जिन्होंने खुद 24 के लोकसभा के चुनाव के पहले कहा था कि मुझे 400 सीट दो, मुझे संविधान बदलना, बोला था ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये तो ये 21वीं सदी का गांधी निकला, भारत जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे हिंदुस्तान में उसने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों ने नरेंद्र मोदी को बैसाखी पर ला दिया, ये तो है। तो यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि खासकर बिहार के लोग अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। अब जीतन राम मांझी जी को अपने बारे में सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में जिस लाइन पर ये अपनी सियासत को लेके गए हैं, इनकी पार्टी का क्या होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि जीतन राम मांझी जब चुनाव का जब घोषणा नहीं हुआ था तो लगातार जो है सभाएं कर रहे थे और उसमें कह रहे थे कि हमने 9 साल में बहुत काम किया इमामगंज विधानसभा में। दूसरी ओर उनको बहू बोलती है कि इमामगंज विधानसभा में विकास की बहुत कमी है, विकास नहीं हुआ है। और एक तरफ है जो 1 साल और मांग रहे हैं। अगर वो 9 साल किए होते और कल जो है से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इमामगंज में आना है,
तो आखिर ये 8 महीने का चुनाव में ना कुछ बनने वाला ना बिगड़ने वाला, तो इतना मतलब वो होपलेस हो चुके हैं कि आखिर नीतीश कुमार को आना पड़ रहा है। देखिए, ये जो चुनाव है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है। हम यहाँ के लोगों को ये कहते हैं, खासकर नौजवानों को कहते हैं कि ये चुनाव, अगर इसका रिजल्ट आपकी गलती से उनके पक्ष में गया तो ये गोदी मीडिया ऐसा नैरेटिव चलाएगा कि 2025 में बस भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है। ये जो बच्चों के स्कूल का बैग लेके घूम रहे हैं ना, ये उन्हीं के भेजे हुए हैं और ये भी वही काम कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए यहाँ के लोगों का ऐसा। ये ऐसे नेता है कि जिन्होंने अभी एनआरसी का समर्थन किया जनाब, ऑन रिकॉर्ड किया है। तो ये जो उनके एजेंट घूम रहे हैं ना अपने स्वार्थ में, लोकल स्वार्थ में जो घूम रहे हैं, वो कम्युनिटी के हक में थोड़ी बेहतर कर रहे हैं। और मेरी खासकर जो कम्युनिटी, आप बताइए औकाफ की जो संपत्ति है उसके ऊपर इनका स्टैंड क्या है? इनको अधिकार बनता है क्या मुसलमानों की बस्तियों में जाके वोट मांगने का? या इनके जो छोटे भैया नेता हैं, आप बताइए तो सही। हिंदुस्तान के इतिहास को पहले पढ़े लोग। ये जो हिंदू न्यायिक बोर्ड भी है, लाखों एकड़ जमीनें उनके पास है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं। अब ये जो औकाफ की जमीन है, जो हमारे पूर्वाबाओ अजदाद ने फी सबीलिल्लाह और यह हक वक्फ आल औलाद कर दिया, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का अधिकार है, अब उसके ऊपर इस नरेंद्र मोदी की नजर है। और उनके समर्थन में कौन खड़े हैं? नीतीश कुमार के नेता ललन सिंह ने उसके पक्ष में बोला, जीतन राम मांझी ने बोला, और कर रहे हैं और कुछ लोग दाढ़ी और टोपी लगा के मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जब तुम्हारा वजूद ही नहीं बचेगा तो वोट किस बात का? और मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को कहता हूँ, दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक को कहता हूँ, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की साजिश है। संविधान बदलना इसलिए है कि तुम्हारा जो वोट का अधिकार है उसको खत्म करना है, उनका जो हिडन एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करना है। और जो लोग इस साजिश में उनके साथ खड़े हैं वो बराबर के दोषी हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या ये प्रशांत किशोर हो। इन्होंने ही बोला था पत्रकार महोदय 24 के चुनाव में, 5 चरण का जब चुनाव हो गया, मोदी जी को यह पता चला कि हमारी बहुमत नहीं आ रही है, तो फिर इन्होंने अपने चहीते को बुलाया जिसने चाय पर चर्चा कराया था और चाय वाला बनाया था 14 में, और लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। यही प्रशांत किशोर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, 15 लाख खाते में जी बोला था ना। तो इसकी बुनियादी झूठ पर है, पैसे के लिए ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी 5 चरण के चुनाव के बाद तमाम मेन स्ट्रीम चैनल पर आके बोला सेफोलॉजिस्ट बन गए। आका ने कहा कि बोलो, हो सकता है उससे हमको कोई फायदा हो, 2-3 चरण और बचा हुआ है। तो बोलने लगे कि 302 तो आ ही रहा है, उससे बेहतर भी मोदी जी करने वाले हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी प्रशांत किशोर सिर्फ मुसलमान का नेता बनना चाह रहा है, ये हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहा है। यही समझाएंगे मुझे सियासत? अरे भाई, सियासत जमात की होती है, जात की नहीं होती है। इनका जितना सम्मेलन हो रहा है 2 अक्टूबर के बाद सिर्फ मुसलमानों का, क्यों कर रहा है? आप ऐसे पकड़ो नाक को या ऐसे घुमा के पकड़ो भाई। एक तो मांझी जी हैं जो मोदी के साथ है, जो नफरत फैलाने वाले गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह के स्टेटमेंट के समर्थन में हैं, जो वक्फ की जो जमीन के पर जो नजर है इस सरकार की उसके समर्थन में खड़े हैं, उसके पक्ष में ये वोट करेंगे सदन में आदरणीय मांझी जी। और जिन्होंने एनआरसी का समर्थन कर दिया मांझी जी ने, जिन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए, तो ये दलित के भी दुश्मन है, बैकवर्ड्स के भी और अल्पसंख्यक के भी। तो समाज के हर वर्ग को ये सोचना चाहिए कि ये चुनाव नली गली का नहीं है, ये चुनाव इस मुल्क के संविधान को बचाना और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उसका एक नजीर कायम करेगा कि बिहार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी या नफरत का कारोबार होगा। अगर मोहब्बत की दुकान खोलना है और स्टेट की राजनीति को मुद्दे पे लाना है, बात शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की करना है, महंगाई की करना है, तो फिर आप आंख बंद करके अगर सोचेगो तो एक ही नेता नजर आएगा केंद्र लेवल पर, जिसका नाम है राहुल गांधी। और यहां नजर आएगा सामाजिक न्याय का योद्धा, जिसने तमाम तरह की प्रताड़ना सह के लालू प्रसाद यादव जी ने अभी तक, आज तक भारतीय जनता पार्टी की फासिज्म के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ और उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से यही आग्रह करते हैं, किसी के बहकावे में मत आइए। यहाँ का जो धरती का बेटा है,
गरीब परिवार का बच्चा है जिसने संघर्ष किया है। आपका प्रत्याशी भी बेहतर है, आपकी विचारधारा भी बेहतर है, आपका गठबंधन भी बेहतर है और आप बेहतर काम भी करेंगे, क्योंकि आप नफरत को खत्म करेंगे। जिस समाज में शांति होती है उसी क्षेत्र, उसी समाज का विकास होता है। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, इस मर्तबा इमामगंज की जनता रोशन मांझी जी के पक्ष में अपना वोट करेगी और अपार बहुमत से रोशन मांझी जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।